सुप्रभात मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से समसामयिक घटना चक्र के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं मनोज पाल आज फिर आप लोगों के समक्ष नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि हम लोगों ने अभी तक पिछली क्लास में देखा था कि हम लोग संधि के प्रकार में स्वर संधि को पूरी तरह से पढ़ चुके थे एवं उससे संबंधित अपवाद को भी पढ़ चुके थे। तो हम लोगों के पिछली क्लास में हमने देखा था कि अपवाद तक यानी कि स्वर संधि के अपवाद तक हमने पढ़ लिया था। तो हमारी स्वर संधि वहीं पर समाप्त होती है। अब आज के टॉपिक में हम शुरू करेंगे एक नया चैप्टर जिसको कहेंगे व्यंजन संधि, अर्थात संधि के ही अंतर्गत जो संधि का दूसरा प्रकार था व्यंजन संधि, आज हम उसको शुरू करेंगे। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं व्यंजन संधि। तो हम देखते हैं कि संधि के दूसरे प्रकार में हमारा क्या था, व्यंजन संधि। क्या है? व्यंजन संधि। तो आइए पहले व्यंजन संधि को हम समझ लेते हैं कि किस प्रकार से व्यंजन संधि होती है। जैसे स्वर संधि में क्या होता था कि स्वर संधि में जो होता था वह पहला स्वर होता था और उसके बाद दूसरा भी स्वर ही होता था। यानी कि स्वर संधि में स्वर प्लस स्वर से हमारा क्या बनता था, स्वर संधि। क्या बनता था? स्वर संधि। अब हम व्यंजन में देखेंगे कि व्यंजन संधि हमारी किस प्रकार से बनती है। यानी कि स्वर संधि में पहला जो होता था वह भी स्वर था और दूसरा वर्ड जो होता था वह भी स्वर ही होता था। तो स्वर स्वर से मिलके स्वर संधि बनता था। अब हम व्यंजन संधि में देखेंगे कि जिस प्रकार स्वर स्वर से होता था और व्यंजन व्यंजन, तो हम देखेंगे कि व्यंजन संधि में हमारा किस प्रकार से बनता है। तो आइए देखते हैं व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि में देखिए, व्यंजन संधि बनने के तीन स्थितियां होती है। कैसे? जैसे कि व्यंजन संधि में एक तो स्वर प्लस व्यंजन होगा। पहला क्या होगा? स्वर प्लस व्यंजन। यानी कि पहला जो वर्ड आपका रहेगा अंतिम वह स्वर होगा और दूसरा क्या होगा? व्यंजन होगा। और दूसरे स्थिति में क्या होगा कि पहला व्यंजन हो सकता है और दूसरा स्वर हो सकता है। पहले में पहला स्वर हो सकता है और दूसरा व्यंजन हो सकता है, और दूसरे में दूसरा व्यंजन और तीसरा स्वर हो सकता है, और तीसरा आपका क्या होता है कि व्यंजन प्लस व्यंजन ही हो सकता है। क्या हो सकता है? व्यंजन प्लस व्यंजन। यानी कि व्यंजन संधि में हम देखेंगे कि पहला जो हमारा अंतिम वर्ड रहेगा शब्द का वह स्वर रहेगा और दूसरा व्यंजन रहेगा। या तो यह रहेगा या तो पहला व्यंजन रहेगा और दूसरा स्वर रहेगा, और इसके बाद तीसरी स्थिति आती है कि पहला भी व्यंजन होगा और दूसरा भी व्यंजन। यानी कि इन तीन स्थितियों में जब हमारे वर्ड आपस में मिलकर संधि करेंगे, यानी कि जो पहले शब्द का अंतिम वर्ड और दूसरे शब्द का पहला वर्ड मिलके जब संधि करते हैं इन परिस्थितियों में, यानी कि पहला स्वर दूसरा व्यंजन अथवा पहला व्यंजन दूसरा स्वर अथवा पहला व्यंजन और दूसरा व्यंजन, इस स्थिति में जब वह संधि करते हैं तो कौन सी संधि कहलाती है? व्यंजन संधि। कौन सी संधि? व्यंजन संधि। तो आइए इसको हम देख लेते हैं आगे किस रूप में व्यंजन संधि हमारी होती है। तो देखिए यहाँ आपको बताया गया है कि पहली स्थिति में आपका क्या हो जाएगा? स्वर प्लस व्यंजन। क्या हो जाएगा? स्वर प्लस व्यंजन। और दूसरी स्थिति में आपका क्या होगा? व्यंजन प्लस स्वर। दूसरी स्थिति में व्यंजन प्लस स्वर। और तीसरी स्थिति में क्या हो जाएगा कि व्यंजन प्लस व्यंजन। यानी कि व्यंजन संधि में स्वर प्लस व्यंजन के मिलने से व्यंजन संधि होगी और व्यंजन प्लस स्वर के मिलने से व्यंजन संधि होगी और व्यंजन प्लस व्यंजन के मिलने से भी व्यंजन संधि होगी। अब देखिए यहां से इसकी परिभाषा भी निकल के आ सकती है कि इसकी परिभाषा को हम ऐसे कह सकते हैं कि जब स्वर व्यंजन से मिले अथवा व्यंजन स्वर से मिले अथवा व्यंजन व्यंजन से ही मिलकर उसके उच्चारण
और लेखन में जो परिवर्तन हो जाए उसे क्या कहेंगे? व्यंजन संधि। क्या कहेंगे? व्यंजन संधि। परिभाषा फिर से समझ लीजिए कि जब स्वर और व्यंजन मिल जाएं और व्यंजन या स्वर मिल जाएं तथा व्यंजन और व्यंजन ही मिल जाएं और यह मिलकर जब संधि करें अर्थात इसके उच्चारण और लेखन में जो परिवर्तन हो जाए उसे क्या कहते हैं? व्यंजन संधि। क्या कहते हैं? व्यंजन संधि। तो आइए इसकी परिभाषा भी देख लेते हैं कि किस प्रकार से है। तो देखिए परिभाषा, देखिए परिभाषा में यहां आपको बताया गया है कि यदि किसी स्वर के बाद व्यंजन आ जाए, देखिए यहां कहा गया है कि किसी स्वर के बाद व्यंजन आ जाए, यह आपकी पहली स्थिति हुई, या व्यंजन के बाद स्वर आ जाए, यह आपकी दूसरी स्थिति हुई, अथवा व्यंजन के बाद व्यंजन ही आ जाए, यानी व्यंजन के बाद व्यंजन ही आ जाए तो व्यंजन के उच्चारण में और लेखन में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। परिभाषा को एक बार फिर से समझिए कि यदि किसी स्वर के बाद व्यंजन आ जाए, यानी कि स्वर के बाद व्यंजन आ जाए अथवा व्यंजन के बाद स्वर आ जाए, और तीसरी स्थिति में होता है कि व्यंजन के बाद ही व्यंजन आ जाए, तब क्या होता है? हमारा व्यंजन संधि होता है। क्या होता है? व्यंजन संधि होता है। तो किस प्रकार से होता है आइए समझ लेते हैं। जैसे आपने परिभाषा को समझ लिया, अब आइए इसको उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे कि किस प्रकार से हमारी यह व्यंजन संधि होती है। तो आइए देखते हैं। देखिए जैसे मैं आपको बताया गया है कि जैसे यहां आपको एक उदाहरण दिया गया है, तरु धन छाया। क्या लिखा गया है? तरु धन छाया बराबर क्या लिखा गया है? तरु छाया। क्या लिखा गया है? तरु छाया। अब देखिए यहां पर हम देखते हैं कि यह जो र है हम जानते हैं कि इसमें उ है, यानी कि यहां हमारा उ स्वर है, और यहां पर हम देख रहे हैं कि छ है, जो कि यह क्या है? छ व्यंजन है। क्या है? व्यंजन है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ हमारा स्वर है और यहाँ व्यंजन है, और यह स्वर और व्यंजन मिलके क्या हो रहे हैं? व्यंजन बन रहे हैं, यानी स्वर और व्यंजन मिलके हमारी व्यंजन संधि बन रही है। जैसा कि यहाँ आपको दिखाया गया है कि स्वर प्लस व्यंजन, यानी कि हम इस उदाहरण के माध्यम से समझ रहे हैं कि यहाँ पर उ स्वर है और यहाँ पर छ व्यंजन है, और इसके बाद यह तरु छाया बन रहा है। और यह तरु छाया जब बन रहा है तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर स्वर और व्यंजन से मिलकर हमारी व्यंजन संधि बन रही है। कौन सी संधि? व्यंजन संधि बन रही है। और अभी देखिए यहाँ पर यह जो च वर्ड दिखाया गया है यह आगम शब्द है। अभी आपको आगे नियम में बताया जाएगा कि किस प्रकार से यह च वर्ड यहाँ पर आगम के थ्रू आया है। जैसा कि संधि में पहले बताया गया था कि संधि 4 स्थितियों में होती थी: आदेश, आगम, लोप और प्रकृति भाव। ये जो 4 चीजें आपको बताई गई थी उसी में से यह आगम है। इसके पहले आदेश था और इसके 2 बाद लोप और प्रकृति भाव था। उन्हीं में से यह एक स्थिति है जो आगम है। तो देखिए यहाँ सबसे प्रमुख उद्देश्य यह है कि आपको यह उदाहरण समझाना कि व्यंजन संधि किस प्रकार से हो रही है। तो हम देख रहे हैं यहाँ हमारा उ स्वर आ रहा है और यहाँ पर छ व्यंजन आ रहा है। तो यहाँ पर स्वर और व्यंजन मिलके क्या बन रहे हैं? व्यंजन संधि बन रही है, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है कि स्वर प्लस व्यंजन से हमारा क्या बन रहा है? व्यंजन संधि। क्या बन रहा है? व्यंजन संधि। ये तो है हमारा पहला, यानी कि स्वर प्लस व्यंजन से मिलकर जब व्यंजन संधि बनती है। अब आइए देखते हैं कि दूसरा क्या था हमारा, कि जब व्यंजन और स्वर से मिलकर व्यंजन संधि बनी। दूसरा क्या था? व्यंजन और स्वर से मिलकर व्यंजन संधि बनी। तो आइए देखते हैं। यहां देखिए अगला उदाहरण लिखा गया है, जगत धन ईश। क्या लिखा गया है? जगत धन ईश बराबर क्या है? जगदीश। क्या है? जगदीश।
देखिए पहली स्थिति में स्वर के साथ व्यंजन जुड़ा तो व्यंजन संधि बनी। अब दूसरी स्थिति में हम देखेंगे कि व्यंजन के साथ स्वर जुड़ रहा है। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं कि कौन सा वर्ड है, त वर्ड है जो कि व्यंजन है। आप लोग जानते हैं कि जिस वर्ड के नीचे हल लगा दिया जाता है या हलंत लगा दिया जाता है उसमें से स्वर निकल जाता है। अब यह वर्ड पूरी तरह से क्या है, व्यंजन है। और हम देख रहे हैं कि यहाँ हमारा ई क्या है, यह स्वर है। ई क्या है, स्वर है। यानी कि हम देख रहे हैं कि यहाँ हमारा व्यंजन और स्वर के मिलने से क्या बन रहा है, व्यंजन। क्या बन रहा है, व्यंजन। तो जगत और ईश मिलके क्या बनते हैं, जगदीश। क्या बनते हैं, जगदीश। ये आप जो देख रहे हैं कि त यहाँ द में किस प्रकार से बदल गया है, या आपको आगे अभी जस्ट नियम और उदाहरण में आपको समझाया जाएगा कि यह किस प्रकार से त का द हो जा रहा है। तो यहाँ देखिए मुख्य उद्देश्य यह है आपको बताना कि यहाँ पर जो हमारा व्यंजन है, यह व्यंजन वर्ण इस स्वर वर्ण से मिलकर व्यंजन संधि में परिणत हो जा रहा है, यानी कि व्यंजन संधि बन जा रहा है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पहले वर्ड का पहला वर्ड जो हमारा व्यंजन है और दूसरा क्या है, स्वर है। अर्थात व्यंजन और स्वर के मिलने से उसके उच्चारण और लेखन में जो परिवर्तन हो रहा है, यानी कि यहाँ हम देख रहे हैं जगत धन ईश, दो अलग अलग शब्द हैं। तो हम देखते हैं कि इसके उच्चारण और लेखन में इस रूप में परिवर्तन हो रहा है, यानी कि जगत धन ईश से हमारा जगदीश हो जा रहा है। तो हमारा क्या बन जा रहा है कि व्यंजन प्लस स्वर से क्या हो जा रहा है, व्यंजन संधि। क्या हो जा रहा है, व्यंजन संधि। आइए अब तीसरे प्रकार में देखते हैं, यानी कि तीसरा स्थिति देखते हैं कि किस प्रकार से व्यंजन वर्ड से मिलकर व्यंजन संधि बनते हैं। तो देखते हैं, देखिए यहाँ हमारा तीसरा है जगत धन जननी बराबर जगत जननी। आइए इसको भी देख लेते हैं। जगत धन जननी बराबर क्या बन रहा है, जगत जननी। क्या बन रहा है, जगत जननी। देखिए यहां देखेंगे हम कि यह जो त वर्ड है यह व्यंजन है, और इसके बाद यहां पे हम देख रहे हैं कि यह जो ज वर्ड है यह भी क्या है, व्यंजन ही है। क्या है, व्यंजन ही है। तो यानी कि हम देखेंगे इसमें स्वर तो है, लेकिन स्वर को हम अलग करेंगे तो इस रूप में होगा। तो स्वर ज के बाद में है, ना कि उसके पहले। इसमें माना कि स्वर लगा है लेकिन वह इस रूप में होगा, यानी कि ज व्यंजन पहले आएगा और अ स्वर उसके बाद में रहता है। तो इस भ्रम में मत रहिएगा कि इसमें भी स्वर है, तो यह इस रूप में होता है। तो हम देखेंगे यहाँ हमारा व्यंजन है और यहाँ भी व्यंजन है। यह व्यंजन और व्यंजन मिलके क्या करते हैं, व्यंजन संधि बनते हैं। क्या बनते हैं, व्यंजन संधि। तो ये तो हुई व्यंजन संधि, यानी कि किस प्रकार से व्यंजन संधियां बनती हैं। समझ में आ गया किस प्रकार से व्यंजन संधियां बनती हैं। अब देखिए जिस प्रकार से स्वर संधि में आपने देखा था कि उसके भी कई प्रकार थे और उन्हीं प्रकारों के अंतर्गत एक एक करके हमने उसका अध्ययन किया था, ठीक उसी प्रकार से इनमें भी बहुत से नियम हैं। उन नियमों को भी एक नाम दे करके और उसको नियम को पढ़ के उदाहरण सहित इसको भी समझेंगे हम लोग। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले हम कौन से नियम पर चलते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए इसमें आपका पहला आपका आता है जश्त्व व्यंजन संधि। क्या आता है, जश्त्व व्यंजन संधि। देखिए यहाँ जो जश्त्व व्यंजन संधि है यह व्यंजन संधि के पहले रूप में आती है, यानी कि इसको हम सबसे पहले पढ़ते हैं। इसमें देखिए होता क्या है कि ये जो हमारे वर्ड हैं क च ट त प, इन वर्डों के बाद कोई घोष वर्ण आ जाए। क्या आ जाए, कोई घोष वर्ण, लेकिन पंचम वर्ण को छोड़कर। अब घोष वर्ण क्या होगा, आपको पिछली कक्षा में बताया गया था, या पिछली क्लास में हमारे पिछले वीडियो में आपको बताया गया था वर्ण विचार में कि घोष वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा कर देंगे। देखिए घोष वर्ण वह वर्ण होता है जिसमें गूंज नाद या कंपन होता हो। तो गूंज नाद कंपन होने वाले वर्ण को क्या कहते हैं, घोष वर्ण।
इसके अंतर्गत वर्ण कौन कौन से आते थे? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, और उसके बाद य, र, ल, व, ह और सभी स्वर, यानी कि कुल 31 वर्ण आते थे। आपको पढ़ाया गया था जब घोष और अघोष पढ़ाया जा रहा था, तो उसमें बताया गया था कि घोष वर्ण के अंतर्गत पहला, तीसरा, पांचवा और य, र, ल, व, ह और इसके बाद सभी स्वर आते हैं। तो हम देखते हैं कि जब क, च, ट, त, प, यानी कि इन व्यंजन वर्णों के बाद जब कोई घोष वर्ण आता है तो घोष वर्ण में पांचवा वर्ण भी आता है, अर्थात पंचम वर्ण भी आता है। तो उन वर्णों को छोड़कर, उन वर्णों को क्या करके छोड़कर, अर्थात वे वर्ण नहीं आने चाहिए। यानी कि इन वर्णों के साथ क, च, ट, त, प के बाद घोष वर्ण आए लेकिन उनमें पंचम वर्ण न आए, तो जब इसके बाद घोष वर्ण आता है तो यह वर्ण किस में परिवर्तित हो जाते हैं? यानी कि क, ग में, च, ज में, ट, ड में और त, द में और प, ब में। यानी कि हम यह कहते हैं कि जब क, च, ट, त, प के बाद कोई घोष वर्ण आता है तो हमारा यह क, च, ट, त, प, ब ग, ज, ड, द, ब में बदल जाता है। यानी कि जो यह वर्ग का प्रथम वर्ण है, इस प्रथम वर्ण के बाद यदि कोई घोष वर्ण आता है तो वह अपने तीसरे वर्ण में बदल जाता है। किसमें? तीसरे। जैसे क का तीसरा ग है, च का तीसरा ज है और ट का तीसरा ड है और त का तीसरा द है और प का तीसरा ब है। यानी कि इन सब के स्थान पर यह हो जाता है। यानी कि जब क, च, ट, त, प के बाद कोई घोष वर्ण आता है लेकिन उसमें पंचम वर्ण न रहे तो उनके स्थान पर ग, ज, ड, द, ब हो जाता है। ये आपका नियम है। एक बार फिर से समझ लीजिए कि जसत्व संधि में जब क, च, ट, त, प के बाद कोई घोष वर्ण आए लेकिन उसमें पंचम वर्ण न रहे, अर्थात उनकी गणना नहीं है, वो वर्ण नहीं होने चाहिए, तो इनके स्थान पर क्या हो जाएगा? ग, ज, ड, द, ब, यानी कि इस वर्ण का तीसरा वर्ण हो जाता है। नियम समझ में आया? आइए, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि किस प्रकार से इस नियम के उदाहरण होते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, जैसे में हम देखेंगे कि किस प्रकार से हमारे क, च, ट, त, प के ग, ज, ड, द, ब होते हैं। तो देखिए यहाँ जो हमारा उदाहरण है, यहाँ लिखा गया है वाक धन ईश। क्या है? वाक धन ईश बराबर क्या हो जा रहा है? वागीश। क्या हो जा रहा है? वागीश। तो देखिए इसको समझिए, यहाँ पर जो हमारा क है, यह क वर्ण क्या है? व्यंजन है, और यहाँ पर जो हमारा क्या है? ई है। क्या है? ई है। तो हम देखते हैं नियम में हमें बताया गया कि जब क के बाद कोई घोष वर्ण आता है, अभी घोष वर्ण में बताया गया कि सभी स्वर आते हैं, तो यह जो ई है, ई भी घोष वर्ण ही है। तो क के बाद जब घोष वर्ण आ रहा है तो क किस में परिवर्तित हो जाएगा? ग में। किस में? ग में। और जब ग में परिवर्तित हो जा रहा है यानी कि इसके स्थान पर यह हो जाएगा, और जब इसके स्थान पर यह हो जाएगा तो यह जब इस स्वर के साथ मिलेगा यानी कि ग में बड़ी दी ई या दीर्घ ई होगी, तब वह किस रूप में परिवर्तित हो जाएगा? इस रूप में। किस रूप में? इस रूप में। तो आइए समझते हैं इसको। जैसे देखिए, यह क वर्ण जब इससे मिलेगा तो क किस में बदल जाएगा? ग में। किस में बदल जाएगा? ग में। और जब ग में बदल जाएगा तो यही ग जो अभी अधूरा है इस स्वर के साथ मिलेगा तो यह इस रूप में पूरा हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा जो वा है वो वा रहेगा, अर्थात वाक धन ईश बराबर हमारा क्या हो जा रहा है? वागीश। क्या हो जा रहा है? वागीश। अब आया समझ में? यानी कि जब क के बाद कोई घोष वर्ण आए
तो वह क अपने तीसरे वर्ण यानी अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है और वह बदल कर वाक धन ईस से क्या हो गया, वागीश। क्या हो गया, वागीश। आइए अगले उदाहरण की तरफ चलते हैं। अगला उदाहरण हमारा क्या है, वाक धन देवी। क्या है, वाक धन देवी बराबर हमारा क्या हो जा रहा है, वाग देवी। क्या हो जा रहा है, वाग देवी। देखिए इसमें भी ठीक उसी प्रकार से कि हम देखते हैं यहाँ हमारा क व्यंजन वर्ण है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि देवी यानी कि द भी व्यंजन वर्ण है और व्यंजन वर्ण पे देख रहे हैं हम स्वर लगा है, यानी कि इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि देखिए क और देवी यानी कि क के बाद भी घोष वर्ण आ रहा है। क्या आ रहा है, घोष वर्ण आ रहा है। और यह जब घोष वर्ण आ रहा है तो क किस में बदल जाएगा, ग में। किस में बदल जाएगा, ग में। और यह जब ग इस रूप में आ जाता है यानी कि यह जो ग भी अधूरा है, यह ग वर्ण मिलके इस रूप में आ जाता है। किस रूप में, इस रूप में। यानी कि वाक धन देवी से हमारा क्या हो जाता है, वाग देवी। क्या हो जाता है, वाग देवी। देखिए यहाँ पे जो ग वर्ण है हल लगा है यानी कि यह अधूरा है। इस अधूरे वर्ण को इस रूप में यहाँ लिखा गया है। तो हम देखते हैं कि क के बाद जब घोष वर्ण आ रहा है तो हमारा क किस में बदल जा रहा है, ग में। किस में, ग में। यानी क के स्थान पर ग हो जा रहा है और यह ग इस रूप में यहाँ पर है यानी कि वाक धन देवी से हमारा क्या हो जा रहा है, वाग देवी। क्या हो जा रहा है, वाग देवी। आइए अगले उदाहरण को समझते हैं। अगला उदाहरण है हमारा दिक धन दर्शन बराबर दिग्दर्शन। इसको भी समझ लेते हैं। यहाँ दिक धन दर्शन बराबर क्या है, दिग्दर्शन। क्या है, दिग्दर्शन। देखिए इसको भी उसी प्रकार से समझेंगे कि यहाँ हमारा क वर्ण है व्यंजन और क के स्थान पर हम जानते हैं क्या होगा, हमारा ग होगा। क्या होगा, ग होगा। तो जब ग हो जाएगा, ग इसलिए होगा क्योंकि यहाँ क के बाद क्या आ रहा है, घोष वर्ण आ रहा है। क्या आ रहा है, घोष वर्ण आ रहा है। तो यह ग क के स्थान पर हो जाएगा यानी कि अब दिक धन दर्शन से जब ग हो गया तो ग इसमें इस प्रकार से होगा। तो क्या हो जाएगा, दिक धन दर्शन बराबर क्या हो जाएगा, दिग्दर्शन। क्या हो जाएगा, दिग्दर्शन। यहां तक आया समझ में। आइए अब आगे देखते हैं कि किस प्रकार से और भी होते हैं। तो देखिए अब अगले में यानी कि जिस प्रकार से जसत्व संधि में हमने देखा था, अब उसमें इस प्रकार से एक उदाहरण और आता है। यह उससे थोड़ा अलग है। अलग इसलिए है क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ उत धन हार बराबर हमारा क्या हो रहा है, उद्धार। क्या हो रहा है, उद्धार। तो देखिए यह किस रूप में हो रहा है, देखिए उत धन हार बराबर उद्धार। देखिए यहां पर हम देखेंगे कि यह त वर्ण है यानी कि त व्यंजन है और यहां पर हम देख रहे हैं कि यह भी घोष वर्ण है। तो यह घोष वर्ण होने के कारण त किस में बदलेगा, द में। किस में बदलेगा, द में। तो यह द आपका अधूरा रहेगा। और इसके बाद हम देख रहे हैं कि ह वर्ण है, ह वर्ण है। तो अब ह के स्थान पर भी उसका चौथा वर्ण होता है। कैसे होता है, देखिए यहाँ नियम में बताया गया है कि ह वर्ण आने पर पूर्व में बदले गए वर्ण के वर्ग का चौथा वर्ण हो जाता है। यानी कि जब ह वर्ण आता है यानी कि इस व्यंजन के बाद ह वर्ण आएगा तो ह के स्थान पर उसी वर्ग का मतलब इस वर्ग का जो उसके पहले वर्ण रहता है उसी वर्ग का चौथा वर्ण हो जाता है। यानी कि इसके स्थान पर तो तीसरा होगा जो नियम में है, तो ह के स्थान पर क्या हो जाएगा, चौथा वर्ण। क्या हो जाएगा, चौथा वर्ण। तो जब चौथा वर्ण हो जाएगा तो यह क्या बन जाता है हमारा, देखिए यहां से अगर हम ऊ को लेते हैं तो ऊ हमारा यहां आ गया इस रूप में। इसके बाद अब त
त के स्थान पर द होना है तो हम द को ले लेते हैं, द हमारा इस रूप में आ गया। अब हम देखते हैं कि हमारा ह है पूर्ण रूप में, तो ह के स्थान पर क्या हो रहा है, ध हो रहा है, तो हम ध को ले लेंगे। इसके बाद यहाँ आ की मात्रा है, आ की मात्रा ले लेंगे और इसके बाद हमारा र है, र को भी ले लेंगे। तो यह देखिए हमारा क्या बन जा रहा है, उद्धार। क्या बन जा रहा है, उद्धार। तो इस उद्धार को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, किस रूप में, इस रूप में भी लिखते हैं, अर्थात जो लेखन की दृष्टि से सही माना जाता है। और आप लोग देखेंगे कि यहाँ जो द और ध है तो इसमें द अधूरा है लेकिन ध पूरा है। एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो वर्ड अधूरा रहता है वह ऊपर लिखा जाता है और जो पूरा रहता है वह नीचे लिखा जाता है। तो इसमें भ्रमित मत होइएगा, यहाँ द अधूरा है और ध पूरा है, क्योंकि यहाँ देखेंगे आप द आपका अधूरा है और ध आपका पूरा है। तो उत धन हार से हमारा क्या बन रहा है, उद्धार। क्या बन रहा है, उद्धार। देखिए अब आगे समझते हैं इसी से संबंधित एक और उदाहरण। अगला उदाहरण देखते हैं। देखिए अगला उदाहरण है वाक धन हरि बराबर वाघर। इसको भी समझ लेते हैं। देखिए वाक धन हरि बराबर क्या हो रहा है, वाघरी। क्या हो रहा है, वाघरी। देखिए इसको भी समझते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे जो क है, क के बाद हम देख रहे हैं कि घोष वर्ण आया है और घोष वर्ण के आने पर क के स्थान पर क्या हो जाएगा, हमारा ग हो जाएगा। और जब ग हो जाएगा और हम देख रहे हैं यहाँ ह आया है और ह वर्ण आने पर आपको अभी बताया गया कि उसी वर्ग का, यानी कि उसके पहले जो वर्ण आया है उसी वर्ग का चौथा वर्ण हो जाता है। तो ह के स्थान पर क का चौथा वर्ण क्या होगा, यानी कि क वर्ग का चौथा वर्ण क्या हो जाएगा, घ। क्या हो जाएगा, घ। तो अब हम इसको अगर संधि करेंगे तो हमारा इस रूप में आ जाएगा, वा यहां से लेंगे, इसके बाद ग इस रूप में ले लेंगे, इसके बाद हमारा घ है, घ को ले लेंगे और इसके बाद री है, री ले लेंगे। अब हम देखते हैं कि हमारा वाक धन हर से क्या बन गया, वाघरी। और यह किस रूप में है, इस रूप में, यानी कि चाहे इस रूप में लिखे चाहे इस रूप में, लेकिन लेखन की दृष्टि से वह सही है। सही यह भी है लेकिन लेखन की दृष्टि में यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यह जो वाघरी बना है यह यही वाघरी है, यानी कि ये यहाँ जो वाघरी बना है यहाँ भी वही है। तो हम देखते हैं कि क के बाद घोष वर्ण आया तो क हमारा ग में बदल गया और ह के स्थान पर उसका चौथा वर्ण, यानी कि उसके पहले वाले वर्ण के वर्ग का चौथा वर्ण हो गया, तो घ हो गया। तो वाक धन हर से हमारा क्या हो गया, वाघर। क्या हो गया, वाघर। आइए अब आगे उदाहरण देखते हैं। देखिए अगला चीज देखते हैं। तो अगला उदाहरण है हमारा अच धन अंत। क्या है, अच धन अंत। देखिए यहां पर भी हम देखते हैं कि च के बाद हमारा स्वर आ रहा है। क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है। तो हम देखेंगे कि च के बाद स्वर आने का मतलब घोष वर्ण है। तो जब घोष वर्ण आया तो च किस में बदल जाएगा, ज में। किस में बदल जाएगा, ज में। और ज जब हमारा अधूरा बन रहा है, लेकिन यह जब इस स्वर के साथ मिलेगा तो पूरा हो जाएगा। तो जब पूरा हो जाएगा तो जो हमारा इस रूप में पूरा रहेगा, तो अच धन अंत से हमारा क्या बन जाएगा, अजंत। क्या बन जाएगा, अजंत। समझ में आया। चलिए अब उदाहरण आपको आसानी से समझ में आने लगे हैं, तो आइए कुछ और उदाहरणों को समझा देते हैं। देखिए इसको भी यहाँ च वर्ण है और यहाँ पर स्वर है। तो हम जानते हैं कि च वर्ण के बाद घोष वर्ण आया है, तो यह च किस में बदल जाएगा, ज में। किस में, ज में। तो ज में जब बदलेगा तो जिस प्रकार से यह च अधूरा है उसी प्रकार से ज अधूरा रहेगा। लेकिन यह ज जब इस स्वर के साथ मिलेगा तो यह इस स्वर के साथ इस रूप में हो जाएगा। किस रूप में, इस रूप में हो जाएगा। यानी कि अच धन आदि से हमारा क्या हो जाएगा, आजाद। क्या हो जाएगा, आजाद। अब तो उदाहरण आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। तो आइए और उदाहरण को समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर है सट धन आनंद। क्या है, सट धन आनंद। देखिए यहाँ ट वर्ण है
और इसके बाद घोष वर्ण है, तो ट किस में बदल जाएगा हमारा, ड में। किस में बदल जाएगा, ड में। और ड भी हल से युक्त रहेगा यानी हलंत रहेगा। यह ड वर्ण जब इस स्वर के साथ मिलेगा तो पूरा हो जाएगा और इसकी मात्रा इसमें लग जाएगी, तो यह क्या हो जाएगा, यानी कि इस ड वर्ण के साथ जब यह स्वर मिलेगा तो यह इस रूप में पूरा हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, सट धन आनन बराबर क्या हो जाएगा, सडानन। क्या हो जाएगा, सडानन। ये भी समझ में आया। आइए इसी प्रकार से इस उदाहरण को भी समझ लेते हैं कि सट धन रूप, यहां हम देख रहे हैं कि यहां भी जो है वह ट वर्ण है और ट वर्ण के बाद घोष वर्ण आ रहा है, तो ट के स्थान पर हमारा क्या हो जाएगा, ड हो जाएगा। और जब ड हो जाएगा तो यहां हम देख रहे हैं कि रूप है इसके बाद, तो यह इस रूप में होगा, यानी कि सट धन रूप बराबर हमारा क्या बन रहा है, सट रूप। और हम देख रहे हैं कि यहाँ जो हमारा ड वर्ण जिस रूप में है यह इसी रूप में है। इसी रूप में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर स्वर नहीं है, व्यंजन है, इसलिए यह यहाँ अधूरा है। अगर इसको यह जो षड रूप है इस प्रकार से अगर इसको हम और संक्षिप्त करना चाहे, यानी कि इस ड को इसमें मिलाना चाहें, तो यह इस तरह से हो सकता है, यह इस तरह से भी लिखा जा सकता है। यानी कि ये हमारा ड हो जा रहा है, यह र हो जा रहा है और ये दीर्घ ऊ की मात्रा, तो षड्रूप इस तरह भी और इस तरह भी लिखा जा सकता है। ये उदाहरण भी आया। आइए अब चलते हैं आगे। अगला देखिए उसी प्रकार से यह उदाहरण भी है और इस उदाहरण को भी हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर त वर्ण है, उसके बाद क्या आ रहा है, घोष वर्ण आ रहा है, तो त हमारा किस में बदल जाएगा, द में। किस में, द में बदल जाएगा। यही द वर्ण जब इस स्वर के साथ मिलेगा तो स्वर के साथ मिलके पूरा होगा और उसकी मात्रा भी ले लेगा, तो सत धन आशय से हमारा क्या हो जाएगा, सदाशय। यानी कि यह द वर्ण यहाँ पर देखिए इस स्वर के मिलने के साथ यह पूरा हो गया और इसकी मात्रा भी लग गई, तो सत धन आशय से हमारा क्या हो गया, सदाशय। क्या हो गया, सदाशय। ठीक इसी प्रकार से यह उदाहरण भी है भगवत धन गीता, यानी कि त के बाद जो है वह घोष वर्ण आ रहा है और जब घोष वर्ण आ रहा है तो नियम में बताया गया है कि त के बाद घोष वर्ण आने पर त किस में बदल जाएगा, अपने तीसरे में यानी द में बदल जाएगा। और यही द वर्ण आप देखेंगे यहाँ इस रूप में आया है, यानी कि यह जिस रूप में है इसी रूप में यहाँ भी लिखा गया है, तो भगवत धन गीता बराबर हमारा क्या हो जा रहा है, भगवत गीता। क्या हो जा रहा है, भगवत गीता। यहाँ देखिए त के स्थान पे जो द हो रहा है या किसके कारण हो रहा है कि घोष वर्ण के आने पर त हमारा किस में बदल जा रहा है, द में। किस में, द में। ये भी समझ में आया। आइए अब चलते हैं और आगे। और आगे देखिए एक उदाहरण ये भी है अपधन ज। अपधन ज देखिए प के बाद ज आ रहा है, यानी कि घोष वर्ण आ रहा है और घोष वर्ण आने के बाद प किस में बदल जाएगा, अपने तीसरे वर्ण में। किसरे, तीसरे वर्ण में। तो तीसरे वर्ण में प का तीसरा वर्ण होता है ब, तो ब में इस तरह से अर्थात अधूरा ब रहेगा, तो अपधन ज से हमारा क्या बनेगा, अब्ज। देखिए ब यहाँ पर अधूरे रूप में ही लिखा गया है। अब्ज का अर्थ होता है कमल। क्या होता है, कमल। तो ये उदाहरण भी आया समझ में। आइए इस उदाहरण को भी समझ लेते हैं। देखिए जिस प्रकार से अब्ज को हमने समझा उसी तरह से ये भी है कि प के बाद हमारा घोष वर्ण आ रहा है, तो प अपने तीसरे में बदल जाएगा। किसमें, प का तीसरा ब में बदल जाएगा। तो यही ब वर्ण इस रूप में देखिए यहाँ लगा हुआ है, यानी कि अप धन द से हमारा क्या बन रहा है, अब्द। क्या बन रहा है, अब्द। तो देखिए ये चीज आपको समझ में आया। अब चलिए आगे चलते हैं। उम्मीद करते हैं उदाहरण आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहे हैं। आइए आगे एक देख लेते हैं और उदाहरण कि वाक धन दान। वाक धन दान अर्थात यहाँ क के स्थान पर हमारा क्या आ जाएगा, ग आ जाएगा। और ग हम देख रहे हैं कि किस रूप में है, इस रूप में, यानी कि वाक धन दान से हमारा क्या, वाक धन दान से क्या बन रहा है, वागदान।
तो किस रूप में बन रहा है कि यहाँ क जो है उसके बाद घोष वर्ण आया है, और आप जानते हैं नियम में कि क के बाद घोष वर्ण आने पर क अपने तीसरे अर्थात अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है, अर्थात इसके स्थान पर यह हो जाता है कि यह ग अधूरा है, तो यह इस रूप में वाक धन दान से क्या हो जाएगा, वाग दान। ठीक इसी प्रकार से यह उदाहरण भी है, यानी कि क है और इसके बाद यह है घोष वर्ण है, तो क अपने तीसरे वर्ण ग में बदल जाएगा। तो जब ग में बदल जाएगा तो ग इस रूप में रहेगा अर्थात अधूरा, और हम देखेंगे कि वाक धन यंत्र से वाग यंत्र बन रहा है कि यानी यह ग इस रूप में यहाँ पर हो रहा है, वाक धन यंत्र से हमारा क्या बना, वाग यंत्र। यहाँ तक आया समझ में? चलिए उम्मीद करते हैं सारे उदाहरण आप लोगों को समझ में आ रहे हैं अच्छे से। आइए अब चलते हैं और आगे हम देखते हैं। देखिए दूसरा नियम, देखिए अभी आपने पहला नियम देखा था कि जब क च ट त प के बाद कोई घोष वर्ण आता था तो क्या होता था, क च ट त प का तीसरा वर्ण हो जाता था। और यहाँ आप देखेंगे कि क च ट त प के बाद पंचम वर्ण आए। पंचम वर्ण मतलब प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण, यानी कि जो वर्गीय व्यंजन आपको बताए गए थे उनका पांचवा वर्ण। तो पांचवा वर्ण आपका कौन कौन सा होता है? देखिए क वर्ग का पांचवा ये होता है, च वर्ग का ये, ट का ये, त का ये और प का ये। यानी कि जब इनके बाद पंचम वर्ण आए तो वह इसी रूप में होता है, अर्थात जब पंचम वर्ण आता है तो वह पंचम वर्ण ही हो जाता है। अर्थात जब इनके बाद कोई भी पंचम वर्ण आता है तो वह इस वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि क के बाद कोई पंचम वर्ण आता है तो वह जो पंचम वर्ण आया वह पंचम वर्ण इसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाएगा। किस रूप में होगा, आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। नियम को एक बार फिर से समझ लीजिए कि क च ट त प के बाद जब पंचम वर्ण आता है तो वह अपने पंचम वर्ण में बदल जाता है। किस प्रकार से, आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर वाक धन मय, देखिए यहाँ पर ये जो क है यह क है, जैसे कि बताया गया कि क च ट त प के बाद कोई पंचम वर्ण आए, तो यहाँ जो म है यह क्या है, पंचम वर्ण है। किसका पंचम वर्ण, प वर्ग का, यानी कि प फ ब भ म। तो प वर्ग का यह पंचम वर्ण है, और जब यह पंचम वर्ण है तो क जो है हमारा यह अपने पंचम वर्ण में बदल जाएगा। किसके, अपने वर्ग के पंचम वर्ण में। तो क की जगह हमारा क्या हो जाएगा, अंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंग हो जाएगा। और यह अंग आप देख रहे हैं कि इस रूप में हो जाएगा। किस रूप में, इस रूप में, यानी कि वाक धन मय बराबर हमारा क्या हो जा रहा है, वांग्मय। क्या हो जा रहा है, वांग्मय। इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे कि जैसे यहाँ पर हल से युक्त है तो यहाँ भी अगर उसके साथ स्वर नहीं मिल रहा है तो वह हल से युक्त ही लिखा जाएगा। इसको भूल से भी भूल मत करिएगा, क्योंकि अगर भूल से भी भूल कर देंगे तो यह व्यंजन संधि नहीं रह जाएगी। तो देखिए यहाँ पर आपको समझ में आया कि क के बाद पंचम वर्ण आ रहा है, तो यह जो क है इसके स्थान पर इसका पंचम वर्ण यानी कि अंग प्रयोग हो जा रहा है। तो वाक धन मय से क्या हो जा रहा है, वांग्मय। क्या हो जा रहा है, वांग्मय। ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी हम देखेंगे दिक धन नाग। तो हम देखेंगे कि यह जो दिक है यानी कि इसमें जो क है यह तो क है ही, जैसा कि नियम में बताया गया है कि क च ट त प के बाद कोई भी पंचम वर्ण आए। तो यहाँ देख रहे हैं हम पंचम वर्ण न आया है। न किसका पंचम वर्ण है, त वर्ग का, यानी कि त थ द ध न पांचवा वर्ण है। तो पांचवा वर्ण जब है तो यह क के स्थान पर क्या हो जाएगा, अंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंग हो जाएगा। और यही अंग आप देख रहे हैं कि इस रूप में यहाँ पर है, यानी कि दिक धन नाग से हमारा क्या हो जा रहा है, दिंग नाग। क्या हो जा रहा है, दिंग नाग। समझ में आया? आइए और आगे समझाते हैं कुछ और उदाहरण के माध्यम से। देखिए
अब आपका अगला है उदाहरण प्राक धनमुख बराबर प्रांगमुख। ठीक उसी प्रकार से यहाँ हम देख रहे हैं क है और यहाँ हम देख रहे हैं कि म है। म यानी कि प वर्ग का 5वां वर्ण यानी कि पंचम वर्ण। तो क के स्थान पर हमारा क्या हो जाएगा, अंग हो जाएगा। तो अंग हो जाएगा तो यही अंग देखिए आपका इस रूप में यहाँ लिखा गया है, यानी कि प्राक धनमुख से हमारा क्या बन रहा है, प्रांगमुख। क्या बन रहा है, प्रांगमुख। ठीक इसी प्रकार से इसमें भी हम देखेंगे कि यहाँ जो हमारा ट है, यह ट के बाद 5वां वर्ण है। 5वां वर्ण कौन सा है, म, यानी कि प वर्ग का 5वां वर्ण क्या है, म। तो जब इस वर्ग के बाद यानी कि इस वर्ण के बाद यह 5वां वर्ण आ रहा है तो यह ट किस में बदल जाएगा, अपने 5वें वर्ण में। यानी कि ट वर्ग का 5वां वर्ण क्या है, अड़। क्या है, अड़। तो यहां हम देखेंगे हल लगा, तो इसमें हल लगाएंगे तो यह देखेंगे कि हमारा अड़ हो जा रहा है और वो भी अधूरा। तो सठ धन मास से हमारा क्या हो रहा है, षडमास। देखिए इसको ऐसे भी लिख लेते हैं पहले समझने के लिए। देखिए इसको सठ धन मास से हमारा क्या हो रहा है, षडमास। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और अगर यही वर्ण लेखन की शुद्धता के लिए लिखेंगे तो वह इस प्रकार से हो जाएगा। किस प्रकार से, षड धन मास से हमारा क्या हो जाएगा, षडमास। और यही षडमास आपका इस रूप में लिखा गया है। किस रूप में, इस रूप में। यानी कि ट वर्ग के बाद जब पंचम वर्ण आया तो ट अपने 5वें वर्ण में बदल गया और 5वें वर्ण में बदल कर यह सठ धन मास से क्या हो गया, षडमास। क्या हो गया, षडमास। यहां तक आया समझ में। आइए अब आगे समझते हैं। अगला देखिए ठीक उसी प्रकार से यह उदाहरण भी है कि सठ धन मूर्ति, यानी कि यहाँ जो ट है यह ट वर्ण है और ट के बाद हम देख रहे हैं कि 5वें वर्ण का म वर्ण आया है, यानी कि 5वां वर्ण म आया है। तो ट के स्थान पर क्या हो जाएगा, हमारा इसी वर्ग का 5वां हो जाएगा। तो 5वां वर्ण क्या होगा, अड़ा हो जाएगा। और अड़ा जब होगा तो यह अड़ा इस रूप में हम देख रहे हैं, जिस प्रकार से अभी आपको समझाया गया कि अड़ा चाहे इस रूप में लिखे चाहे इस रूप में, यानी कि सठ धन मूर्ति से हमारा क्या हो जाएगा, षड मूर्ति। क्या हो जाएगा, षड मूर्ति। ठीक इसी प्रकार से यह भी है कि सत धन नारी से क्या बन रहा है हमारा, सन्नारी। क्या बन रहा है, सन्नारी। तो इसको भी देख लेते हैं कि यहाँ त है यानी कि त वर्ण है। तो त के बाद क्या आ रहा है, न आ रहा है, यानी कि त वर्ग का पंचम वर्ण आ रहा है। क्या आ रहा है, त वर्ग का पंचम वर्ण। तो पंचम वर्ण आने पर यह भी किस में बदल जाएगा, अपने पंचम वर्ण में। यानी त के बाद न आ रहा है तो त किस में बदल जाएगा, अपने पंचम वर्ण में। तो सत धन नारी से हमारा क्या बन जा रहा है, सन्नारी। यानी कि यह जो न है यह इस रूप में है, यानी कि यह जो अधूरा न है यह अधूरा न यहाँ पर है और यहाँ नारी का यह नारी है और स आपका अपने स्थान पे है और त के स्थान पर ये है। सत धन नारी से क्या हो गया, सन्नारी। यहां तक आया समझ में। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। देखिए एक उदाहरण ये है, जगत धन नाथ बराबर क्या है, जगन्नाथ। तो हम देखते हैं कि यहाँ त है और इसके बाद क्या है, त वर्ग का 5वां वर्ण। तो त के स्थान पर क्या हो जाएगा, उसी वर्ग का 5वां वर्ण। 5वां वर्ण त का क्या हो जाएगा, न। तो जब न ये हो गया, नाथ इधर है तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं ऐसे, जगन। और इसके बाद नाथ हमारा है ही, तो यह किस रूप में हो जाएगा, जगत धन नाथ से क्या हो जाएगा, जगन्नाथ। क्या हो जाएगा, जगन्नाथ। यहां तक आया समझ में। ठीक इसी प्रकार से और भी उदाहरण हैं, उनको आप अभ्यास के तौर पर समझ लीजिएगा। उदाहरण हम आपको दिखा देते हैं। देखिए बाकी जो उदाहरण है वह उदाहरण आप लिख लीजिएगा और कुछ आपको बता भी दिया जाएगा। तो अब हम चलते हैं दूसरे संधि की तरफ, यानी कि जो हमारा पहला था जशत्व संधि था और अब हमारा क्या शुरू होगा, दूसरा चर्त संधि। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे और फिर अगली क्लास में हम इस पर चर्चा करेंगे और इसके बारे में विस्तार से समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।